नमस्कार, चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभय गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको डोमेन हिस्ट्री के चैप्टर्स करा रहा हूं, जो कि आने वाले सीयूटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। मैंने कल आपको चैप्टर सेकंड डिस्कस किया था मैंने आपके साथ। आज मैं आपके साथ चैप्टर थर्ड लेकर आया हूँ और इस चैप्टर का थर्ड का नाम है किंगशिप कास्ट एंड क्लास। ठीक है, किंगशिप कास्ट एंड क्लास, यानी कि ये चैप्टर आपके सामने है और अर्ली सोसाइटी के बारे में बात करेंगे मैं और आप। इसमें डिस्कस करेंगे 600 बीसी से लेकर 600 सीई के बीच में। चैप्टर थर्ड है 12th एनसीईआरटी, याद रखिएगा। तो चलिए बिना देरी करे आज के अपने चैप्टर को शुरू कर देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये इमेजेस मैंने लगाई थी, लेकिन अभी इमेजेस को मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, निम्न में से किसके द्वारा महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था? यानी कि कौन व्यक्ति था जिसने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया था? तो किस व्यक्ति ने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया? आपके सामने है ऑप्शन ए बीएस सुंकथाकर, ऑप्शन बी बीबी लाल, ऑप्शन सी विंसेंट स्मिथ या डी इनमें से कोई नहीं। जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? हु प्रिपेयर्ड क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। एक बार इंग्लिश में भी देखिए, कुछ बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि आप हिंदी में दिखाते हो। तो हु क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज प्रिपेयर्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग? ऑप्शन ए बीएस सुंकथाकर, ऑप्शन बी बीबी लाल, ऑप्शन सी विंसेंट स्मिथ और डी नन ऑफ दीज। जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। 1919 में 1919 में महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर करने के लिए बीएस सुंकथाकर और उनकी टीम ने इसको प्रिपेयर किया। इसको प्रिपेयर करने में उन्हें 47 ईयर्स लगे और 13,000 पेजेस में इनको कंपाइल करने का काम किया। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? बीएस सुंकथाकर। द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज प्रिपेयर्ड बाय द बीएस सुंकथाकर एंड हिज टीम। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। पहले एक बार इसके ऑप्शन भी देख लीजिए। बीबी लाल कौन थे? तो बीबी लाल ने हस्तिनापुर की खोज की थी 1951 में। ये जानने की कोशिश की थी कि जो महाभारत की कहानी थी वो वास्तविक थी या नहीं थी। विंसेंट स्मिथ कौन थे? आपको मैंने कल कई बार बताया था। तो चंद्रगुप्त जो डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी थी, उसका एक रूलर हुआ करता था समुद्रगुप्त। उस समुद्रगुप्त को इन्होंने भारत के नेपोलियन का टाइटल दिया था। ये बात याद रखिएगा इसके बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए, बड़े परिवार के समूह को किनफॉक कहा जाता था। द बिग फैमिली ग्रुप वाज नोन एज किनफॉक। पितृवंशकता के चलते पिता के बाद संसाधन पुत्र को मिलते थे, यानी कि पैट्रियार्किकल सोसाइटी होने की वजह से जैसे ही फादर की डेथ हो जाती थी, सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे जो संसाधन थे वो पुत्र को मिल जाते थे, यानी कि पिता के बाद पुत्र पर संसाधन चले जाते थे। राज परिवार पितृवंशकता के नियम का पालन करते थे। मोस्ट ऑफ जो रॉयल फैमिलीज होती थी, दे फॉलो द आइडिया ऑफ पैट्रियार्की, यानी कि ये ज्यादातर फैमिली पैट्रियार्की के आइडिया को फॉलो करती थी। आपको बताना है डी इनमें से कोई नहीं। आपसे बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार इंग्लिश में भी पढ़िए जरा। देखिए सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ ग्रुप ऑफ लार्ज फैमिली वाज कॉल्ड किनफॉक ड्यू टू पैटर्नल इनहेरिटेंस, रिसोर्सेज वर पास्ड ऑन द son after father, royal families followed the rule of paternity, और डी none of these। तो आपको यहाँ पे समझना है महाभारत के समय जो पितृवंशकता व्यवस्था थी, उस पितृवंशकता व्यवस्था के तहत ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। यानी कि बड़े परिवारों के समूह को किनफॉक कहा जाता था। फादर की डेथ के बाद रिसोर्सेस बेटे को चले जाते थे और रॉयल फैमिली इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान है वो सही नहीं है? अंतर्विवाह, समान गोत्र में विवाह, पॉलीगैमी, एक पति की बहुत सी पत्नियां, पॉलेंड्री, एक पति के अनेक पति, और डी इनमें से कोई नहीं। जरा बताइए कौन सा होगा, कौन सा मिलान सही नहीं है? अंतर्विवाह यानी कि इंडोगैमी, समान गोत्र में शादी, पॉलीगैमी, एक पति की बहुत सारी पत्नियां, और पॉलेंड्री, एक पत्नी के अनेक पति। जरा बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अगर आप ध्यान से समझोगे और जानने की कोशिश करोगे तो ये
इनमें से कोई भी मिलान सही नहीं है। सही बोल रहा हूँ? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो डी, यानी कि ये सारे सही हैं। अंतर्विवाह समान गोत्र में, अंतर्विवाह समान गोत्र में, बिल्कुल सही बात है। पॉलीगैमी एक पति की बहुत सी पत्नियां, और पॉलिएंड्री एक पत्नी के अनेक पति होते थे। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक पति की बहुत सी पत्नियां, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया, इंडोगैमी मैरिज विद इन द सेम गोत्रा, पॉलीगैमी बता दिया मैनी वाइफ्स ऑफ वन हस्बैंड, और पॉलिएंड्री बता दिया मैनी हस्बैंड ऑफ वन वाइफ। चलिए आगे आइए। अगला, निम्न में से कौन सी पुस्तक हिंदू धर्म की प्रथम विधि पुस्तक मानी जाती है? आपको बताना है कौन सी बुक है जो हिंदू धर्म की फर्स्ट लॉ बुक कही जाती है, फर्स्ट विधि बुक कही जाती है। ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मेघदूत, और ऑप्शन डी चरक संहिता। जल्दी बताइए कि कौन सी हिंदू धर्म की फर्स्ट लॉ बुक के नाम से जानी जाती है। मैं इंग्लिश में भी आपको दिखाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ बुक ऑफ हिंदुज्म? कौन सी बुक हिंदुज्म की पहली बुक मानी जाती है? जरा बता दीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए मैं एक एक करके आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले अर्थशास्त्र, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य के द्वारा, और इससे हमें मौर्य प्रशासन और मौर्य व्यवस्था, मौर्य शासन की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य शासन की जानकारी मिलती है कि मौर्य कैसे थे। चरक संहिता, ये आयुर्वेद या चिकित्सा पर लिखी गई बुक थी। किस पर? चिकित्सा, मेडिकल फैसिलिटी पर लिखी गई बुक थी। इसके अलावा एक और बुक थी जिसको बोलते हैं सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता ये भी मेडिकल पर लिखी गई बुक थी, आपको याद रखना है। चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता बोथ आर रिलेटेड टू द मेडिकल। फिर आपका मेघदूत, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बुक है। किसकी है ये? कालिदास की। इंपॉर्टेंट बुक है कालिदास की। मेघदूत याद रखिएगा, कालिदास की है मेघदूत बुक, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर होगा मनुस्मृति। क्या होगा? मनुस्मृति। मनुस्मृति भारत की पहली विधि बुक है। इसे 2000 BC से लेकर 2000 AD के बीच में लिखा गया था। और किसने लिखा? तो एक मनु नाम के व्यक्ति ने इसे लिखा था। इसमें ही वर्ण व्यवस्था को बताया गया है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी इसी में बताया गया है, और वर्ण व्यवस्था को इसमें कहा गया है कि ये जन्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित थी। जबकि वर्ण व्यवस्था का पहला विवरण जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जिसमें ये कहा गया वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। लेकिन मनुस्मृति में कहा गया कि वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी? जन्म पर आधारित थी। तो ये सारी बातें, तो फर्स्ट लॉ बुक क्या है? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा। अगला, गोत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि गोत्र के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, गोत्र की संख्या निर्धारित नहीं थी, पहला। ऑप्शन बी, महिलाओं का अपना कोई गोत्र नहीं होता था। सी, सातवाहन शासक गोत्र के बाहर जाकर विवाह करते थे। और डी, इनमें से कोई नहीं। जरा बताइए गोत्र के बारे में। तो एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, गोत्र के बारे में ध्यान से सुनिएगा। पहले इसका आंसर दूंगा, फिर अपन बात करेंगे। तो गोत्र की संख्या निर्धारित नहीं थी, सही बात है। महिलाओं का अपना गोत्र नहीं होता था, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। महिलाओं का अपना गोत्र नहीं होता था। शादी से पहले अपने फादर का गोत्र और शादी के बाद अपने पिता का गोत्र धारण करती थी। तो महिलाओं का अपना कोई गोत्र नहीं होता था। इसके अलावा गोत्र का एक और नियम होता था कि सेम गोत्र में शादी अलाउ नहीं थी। सेम गोत्र में शादी करने वाले लोग क्या भाई बहन के रूप में कंसीडर किया जाते थे। इसी वजह से सेम गोत्र में शादी को डिजायरेबल यानी कि अच्छा नहीं माना जाता था। सातवाहन राजा गोत्र के बाहर जाकर विवाह करते थे, जी नहीं। सातवाहन राजाओं ने क्या किया? सेम गोत्र में अपनी शादियों को बढ़ावा दिया, विवाह सेम गोत्र में किया। तो इसमें क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही वाला कथन सही नहीं है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, गोत्र व्यवस्था की शुरुआत 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में ब्राह्मणों के द्वारा की गई। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा की गई। यह माना जाता था कि प्रत्येक गोत्र किसी न किसी वैदिक ऋषि से जुड़ा हुआ है, वैदिक ऋषि से जुड़ा हुआ है, वैदिक ऋषि से जुड़ा हुआ माना जाता था। और ये माना जाता था कि जो उस पर्सन का जिस वैदिक ऋषि के नाम पर है वो उसी के वंशज हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं, मेरा गोत्र है अत्र। अत्र, तो मुझे क्या माना जाएगा कि मैं अत्र ऋषि का वंशज हूं। किसी का भारद्वाज होता है, किसी का वशिष्ठ होता है, तो वो उन्हीं ऋषियों के नाम पर था। तो ये बात याद रखिए गोत्र के बारे में। तो गोत्र व्यवस्था के 2 नियम भी याद रखिएगा। पहला नियम मैंने क्या बताया? महिलाओं का अपना गोत्र नहीं होता था, और दूसरा सेम गोत्र में शादी करना अच्छा नहीं माना जाता था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोत्र? तो सातवाहन किंग यूज्ड टू मैरी आउटसाइड द विद इन द गोत्र। ये लोग आपस में गोत्र के अंदर शादी करते थे। एक बार आप इसको देख लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए।
चलें आगे, देख लिया। चलो मैं एक बार और साइड हो जा रहा हूं, आप देख लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न में से किस राजवंश के शासक अपने नाम के आगे अपनी मम्मी का नाम लगाते थे? कौन से शासक थे जो अपने नाम के आगे अपनी मम्मा का नाम लगाते थे? ऑप्शन ए कुषाण रूलर्स, ऑप्शन बी मौर्य रूलर्स, ऑप्शन सी सातवाहन रूलर्स, ऑप्शन डी गुप्त रूलर्स। जल्दी जल्दी बता दीजिए कि कौन से रूलर थे जो अपने नाम के आगे अपनी मम्मी का नाम लगाते थे। तो जरा ध्यान से सुनिए, पहले मैं इसका आंसर दे दूं, सातवाहन रूलर्स। सातवाहन रूलर अपने नाम के आगे अपनी मम्मी का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, बलस्त्री पुत्र, ऐसे करके ये अपने नाम के आगे लगाते थे। और इस सातवाहन डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसे एका ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प को हरण करने वाला कहा जाता था। तो ये बात याद रखिए। कुषाण रूलर्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, भारत में सोने के सिक्का चलाने का क्रेडिट इनको जाता है। मथुरा के में इनकी मूर्ति मिली है और कुषाणों के समय ही बौद्ध धर्म, कनिष्क के समय ही दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। मौर्य वंश की स्थापना 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, बहुत बार पढ़ा चुका हूं। और गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? श्रीगुप्त। तो ये भी याद रखिएगा। और इसका सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ है? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसके बारे में हरिसेन ने प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी संस्कृत में। तो याद रखिएगा, निम्न में से कौन से रूलर अपने नाम के आगे अपनी मम्मा का नाम लगाते थे? रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी यूज्ड द ऐड देयर मदर्स नेम बिफोर देयर नेम? योर आंसर इज सातवाहन। सातवाहन रूलर्स यूज देयर ममाज नेम बिफोर देयर नेम। याद रखिएगा इनके बारे में। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। वर्ण व्यवस्था। अब ध्यान से सुनना, वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको वर्ण सिस्टम के बारे में बताना है। क्वेश्चन बड़ा है, मैं पढ़ने के बाद साइड हो जाऊंगा। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। ये कह रहे हैं पहली बार वर्ण व्यवस्था का जो डिस्कशन है वो ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्यों का विभाजन किया गया। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्यों का विभाजन हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार आप पढ़ लीजिए कि कौन सा है। पहला बोल रहा है कि सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का विवरण ऋग्वेद में मिलता है, और दूसरा वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही कार्यों का विभाजन किया गया था। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसके बारे में आपको आंसर देता हूं। बिल्कुल आपने पढ़ लिया, देखिए अब जरा सबसे पहले देखिए, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। जी हाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का विवरण मिलता है। बिल्कुल बात सही है, पुरुष सूक्त में। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्यों का विभाजन किया गया। जी हाँ, वर्ण व्यवस्था के कार्यों के आधार पर ही किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। एक बार इंग्लिश में पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ना सिस्टम। द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ना सिस्टम इज फाउंड इन ऋग्वेदा। बिल्कुल सही बात है। डिवीजन ऑफ वर्क वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना सिस्टम। डिवीजन ऑफ वर्क वर्ना सिस्टम के बेस पर डन किया गया। ये दोनों बातें सही हैं। फिर आंसर है सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन पाइए। अगले क्वेश्चन पाइए। निम्न में से किस शासक को एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है? बहुत बार मैंने बताया है, जल्दी बताइए। आप में साइड हो रहा हूं, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी 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 आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किस शासक को एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है? मैं साइड हो रहा हूं, ऑप्शन पढ़ देता हूं। ऑप्शन ए रुद्रामन, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अशोक। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर देता हूं। गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। अब जरा इनके बारे में देखिए। रुद्रामन ये शक डायनेस्टी का रूलर था। शक, जिसने गुजरात में एक लेक थी, ठीक है, जिसका नाम है सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाने का क्रेडिट किसको जाता है? रुद्रामन को। कनिष्क कौन सी डायनेस्टी का रूलर था? कुषाण डायनेस्टी का रूलर था। अशोक कौन सी डायनेस्टी का रूलर था? मौर्य डायनेस्टी का रूलर था। कौन सी डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी। तो ये बात सारी याद रखिएगा इन रूलर्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज नोन एज एका ब्राह्मण? किसको एका ब्राह्मण के नाम से जाना गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण के नाम से जाना गया, इसे एका ब्राह्मण कहा गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए, धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा का अनिवार्य रूप से क्षत्रिय होना था। धर्मशास्त्र जैसे वेद, मनुस्मृति, इसमें कहा गया है कि राजा का क्षत्रिय होना अनिवार्य था। शक शासक मलेक्स थे। शक शासक मलेक्स थे। सी, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य शासक निम्न कुल से थे। और डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए
कौन सी स्टेटमेंट सही है बताइए जरा। आप लोग, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे कि आप और व्यवस्थित समझ पाएं और बता पाएं। यहां पे देखिए, अब मेरे को सुनिए आप। धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा का अनिवार्य होना जरूरी था। आपको पता है वर्ण व्यवस्था के तहत राजा का क्षत्रिय होना जरूरी था और राजा के काम डिसाइड किए गए थे। शक शासक मलेच्छ थे, ये बात बिल्कुल सही है, निम्न कुल के हुआ करते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य शासक निम्न कुल के थे, जी नहीं। बौद्ध ग्रंथ आपको याद रखना है मौर्य शासकों को क्या क्षत्रिय मानता है। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि बौद्ध धर्म के अनुसार, अब मैंने आपको पढ़ाया होगा किसके बारे में, मौर्यों के बारे में। तो मौर्यों की जानकारी तीनों धर्म के उनसे मिलती है। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो क्या कहते हैं इनको, वो कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। दूसरी तरफ जैन टेक्स्ट में क्या कहा गया है कि इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में जैन धर्म को अपनाने का काम किया था। तो वहीं ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में इनको क्या बोला गया है, निम्न कुल का कहा गया है। इनको किस नाम से जाना गया है, निम्न कुल का कहा गया है। तो मैंने यहां पे बोला है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य शासक निम्न कुल के थे, जी नहीं। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार मौर्य का ये थे। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आइए जरा, which of the following statement is not correct according to the religious sculptures? the king must be क्षत्रिय, बिल्कुल सही बात है। सका रूलर बर मलेक्षा, बिल्कुल सही बात है। according to बुद्धिस्ट टेक्स्ट मौर्य रूलर्स बिलोंग टू which of the following claims? तो आंसर है यहां पे बोला गया है कि जो बौद्ध रूलर थे वो लोअर उससे बिलोंग करते थे, जी नहीं। उन्होंने, बौद्ध ने माना है, बौद्ध बुद्धिस्ट ने माना है ये क्षत्रिय थे। अगला क्वेश्चन, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किसका वर्णन करता है, जरा बताइए। मैं लास्ट क्लास में भी यही आपको पढ़ा चुका हूं। मंदसौर इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए बुनकर समुदाय, ऑप्शन सी सैनिक वर्ग, ऑप्शन बी सैनिक वर्ग, ऑप्शन सी कृषक समुदाय और डी इनमें से कोई नहीं। जरा बताइए मंदसौर अभिलेख में किसकी इंफॉर्मेशन दी गई है? तो बड़े आसान सा क्वेश्चन है, बुनकर समुदाय यानी कि बीवर कम्युनिटी के बारे में मंदसौर अभिलेख में बताया गया है। किसके बारे में? बीवर कम्युनिटी के बारे में मंदसौर अभिलेख में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड द मंदसौर अभिलेख बीवर कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? श्रेणी शिल्पकारों की संस्था, सुदर्शन झील रुद्रामन, मृक्षकटिकम शूद्रक और चरक संहिता विज्ञान की खोज। बता दीजिए कौन सा मिलान इसमें से सही नहीं है। ये कुछ बुक्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो ध्यान से सुनो एक एक करके। पहले मैं सबसे पहले इसका आंसर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 का। आप भी जब बैठते हैं ना, जब कॉपी पेन लेके बैठा करिए। होता क्या है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तभी तुरंत पॉज करिए वीडियो और अपना क्लिक कर लीजिए, और बाद में जब मैं आंसर बताऊं तब इसको मैच करिए कितने आप आंसर सही कर पा रहे हो। 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इससे आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, श्रेणी शिल्पकारों की संस्था, बिल्कुल श्रेणी इट वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिशंस which is decide quality and price of goods। सुदर्शन लेक अभी मैंने बताया रुद्रामन के द्वारा इसका रिपेयर करवाया गया था और ये कहां पर है, गुजरात में है। मृक्षकटिकम, बिल्कुल सही बात है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई बुक है मृक्षकटिकम। चरक संहिता अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया था, चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता बोथ आर रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, दोनों के दोनों चिकित्सा यानी कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो डी इज द राइट आंसर, चरक संहिता विज्ञान की खोज, जी नहीं, इट इज रिलेटेड टू मेडिकल। तो ठीक है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है चरक संहिता, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। आगे ये मैंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज नॉट करेक्ट? कैटेगरी इंस्टीट्यूशन ऑफ क्राफ्टमैन, बिल्कुल सही बात है, कैटेगरी मतलब श्रेणी। सुदर्शन लेक रुद्रामन, सही बात है। मृक्षकटिकम शूद्रक, लेकिन चरक संहिता डिस्कवरी ऑफ साइंस, जी नहीं, इट वाज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का डी। आगे ये क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा क्वेश्चन है, मैं साइड हो जाऊंगा। निम्न में से किस कारणों के चलते महाभारत को गतिशील ग्रंथ कहा जा रहा है? आखिर क्या रीजन है कि महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट कहा जा रहा है, गतिशील ग्रंथ कहा जा रहा है? ऑप्शन ए, इसका लेखन सभी सदियों में होता है। ऑप्शन बी, महाभारत को नाटक, नृत्य कला आदि के माध्यम से दर्शाया गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, या डी ये सभी कथन सही हैं। मैं एक बार साइड हो रहा हूं, आप लोग पहले पढ़िए, फिर मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन बाकी दूंगा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से पढ़िए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर वो मुझे बता दीजिए, जिससे कि बाद में मैं व्यवस्थित रूप से एक्सप्लेन कर पाऊं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सबसे पहले आखिर डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसमें समय समय के अनुसार परिवर्तन आता रहे, बदलाव आता रहे, ऐसी चीज को डायनेमिक टेक्स्ट कहा जाता है या डायनेमिक कहा जाता है। तो यहां सबसे पहले इसका लेखन सभी सदियों में होता रहा, जी बात, बिल्कुल सही बात है।
महाभारत को नाटक, नृत्य कला आदि के माध्यम से दर्शाया गया है, बिल्कुल सही बात है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो डी इज द राइट आंसर, सभी कथन सही हैं। इससे रिलेटेड ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंग्लिश में देखिए एक बार क्या बोला गया, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन महाभारत इज नोन एज डायनेमिक टेक्स्ट, इट वॉज रिटन इन ऑल द सेंचुरीज, सही बात है। महाभारत वॉज द डिस्पाइटेड द थ्रू द ड्रामा डांस, इसको ड्रामा डांस और जिससे समझाया गया है। पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज नोन एज रज्मनामा, पर्सिया में रज्मनामा के नाम से जाना गया और ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, महाभारत के लेखक कौन थे? तो जब महाभारत के लेखकों की बात आती है ना, तो 3 कैटेगरी देखने को मिलती हैं। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले इसके ओरिजिनल जो राइटर थे उनको बोला जाता है सूतास, सूत इंग्लिश में आप लिखोगे तो सूतास, ठीक है। इन्हें भाट सारथी भी कहते थे, भाट सारथी भी कहते थे। ये वो लोग थे जो अपने राजा के साथ किस पर, रथ पर सवार होकर जाते थे, अपने राजा का रथ चलाते हुए, और जो भी दिखता था वो उसको कंपाइल करते थे, और ये सारा मौखिक करते थे। क्या होता था? ये मौखिक होता था, कोई रिटन फॉर्म अवेलेबल नहीं थी। फिर उसके बाद इसका लेखन ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, कई सालों तक ब्राह्मणों के द्वारा इसका लेखन किया गया, और लास्ट में महाभारत को कंपाइल करने का काम महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा कहा गया। ये बात याद रखिएगा। कुछ सैद्धांतिक या ऐतिहासिक ग्रंथों से यह भी पता लगता है महर्षि वेद व्यास जी ने इसका लेखन भगवान गणेश से भी करवाया था। तो इस तरह से महाभारत के कई लेखक हुए हैं, जबकि ओरिजिनल लेखक थे सूतास या भाट सारथी जिन्हें कहा जाता था। आपको याद रखना है, महाभारत की कहानी आख्यान और यानी कि नैरेटिव और डायलेक्टिक पे बेस्ड है, ठीक है। नैरेटिव एंड डायलेक्टिक पे बेस्ड है, याद रख लेना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है भाई? राइटर के बारे में आ गया, देखो ध्यान से सुनो। महाभारत के वास्तविक लेखक भाट सारथी थे, ओरिजिनल राइटर भाट सारथी थे। महाभारत की वास्तविकता को जानने के लिए बीबी लाल ने इंद्रप्रस्थ की खुदाई करवाई। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत का लेखन कार्य कराया। महाभारत की विषय वस्तु आख्यात्मक व उपदेशात्मक है। महाभारत की विषय वस्तु आख्यात्मक यानी कि डायलेक्टिक और नरेटिव है। मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिए। इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, बहुत छोटा सा क्लू है इसमें, आप लोग आंसर दे पाएंगे। जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 13 का, महाभारत के वास्तविक लेखक भाट सारथी थे, बिल्कुल सही बात है। महाभारत की वास्तविकता को जानने के लिए बीबी लाल ने 1951 में इंद्रप्रस्थ की खुदाई करवाई थी क्या? जी नहीं, इंद्रप्रस्थ की नहीं, तो किसकी? हस्तिनापुर की। किसकी? हस्तिनापुर की खुदाई करवाई थी। हस्तिनापुर की खुदाई करवाने का काम किया था बीबी लाल ने। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि व्यास ने भगवान गणेश से लिखवाया था, सही बात है, और इसकी विषय वस्तु भी मैं आपको बता चुका हूं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? टू नो द रियलिटी ऑफ महाभारत बीबी लाल गॉट द इंद्रप्रस्थ एक्सकेवेटेड। जी नहीं, यहां पर इंद्रप्रस्थ की जगह हस्तिनापुर आ जाएगा, याद रखिएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 14, 1-2 क्वेश्चन और हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? महाभारत की कहानी में पितृवंशकता को आदर्श माना गया है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। मनुस्मृति के अनुसार, आराम से रुक जाओ भाई, भागो मत, बस थोड़ा सा और है। देखिए दोबारा बोल रहा हूं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? महाभारत की कहानी में पितृवंशकता को आदर्श माना गया है, यानी कि पैट्रियार्किकल को आइडियल माना गया है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। मनुस्मृति के अनुसार वैश्य को कृषि, व्यापार तथा पशुपालन की जिम्मेदारी दी गई थी, जो वैश्य थे उनको, और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही नहीं है बताइए जरा, मैं साइड हो रहा हूं, ध्यान से पढ़ के इसको बताइए। तो बड़ी आसानी से बता सकते हो, महाभारत की कहानी में पितृवंशकता को आदर्श माना गया था, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बौद्ध धर्म ने दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाज गिवन बाय द बौद्धिस्ट, सही बात है। मनुस्मृति के अनुसार वैश्य को कृषि, व्यापार तथा पशुपालन की जिम्मेदारी दी गई थी, ये भी सही बात है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 का डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सारी स्टेटमेंट सही है, एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? In the story of Mahabharata, patriarchy was the considered ideal, बिल्कुल सही। The theory of social contract was given by the Buddhist, बिल्कुल सही। According to the Manusmriti, the position was given, the prostitute was given responsibility, prostitute यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, यहाँ वैश्यास आएगा, was the given responsibility of agriculture, trade and animal। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य चंडालों से संबंधित नहीं है? चंडाल एक ऐसा वर्ग जो वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया था, तो कौन सा कार्य उनका नहीं है? इन्हें उस समय ग्रामीण क्षेत्र में रात के समय आने की अनुमति नहीं थी। उस समय
दे आर नॉट अलाउड टू द विलेज इन ड्यूरिंग नाइट, बिल्कुल सही बात है। या लोगों के फेंके हुए बर्तन और कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। इन्हें समाज का सबसे निम्न दर्जे का माना जाता था, बिल्कुल सही बात है। डेड बॉडीज को जलाने, मरे हुए जानवरों को डिकम्पोज करने, ये सारे काम चंडालों के थे, ये सारे काम चंडालों को दिए गए थे। तो कौन सा कार्य चंडालों से संबंधित नहीं है? डी, इनमें से कोई नहीं। ये सारे कार्य चंडालों से संबंधित हैं, ये सारे कार्य चंडालों से रिलेटेड हैं। याद रखिएगा, मनुस्मृति में इनके कार्य बताए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू चंडाल्स? दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द रूरल एरियाज एट नाइट, बिल्कुल सही बात है। दे यूज अटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स थ्रो बाय द पीपल, ये भी सही बात है। दे वर कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये था आपका चैप्टर 3 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इन 15 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने इसको एक्सप्लेन करने का काम किया इस चैप्टर को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियो देखते हैं तो व्यवस्थित रूप से कॉपी पेन लेकर बैठिए। मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे कम टाइम में ज़्यादा आपको पढ़ाना है। तो आप लोग पहले से पढ़ के आ रहे हो, आपकी तैयारी व्यवस्थित होगी। अपने आप को जांचिए, परखिए और व्यवस्थित रूप से एग्ज़ाम देकर आइए। तो ये था चैप्टर 3। कल मैं आपके साथ चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के साथ मिलूंगा। व्यवस्थित रूप से एक बड़ी क्लास कल मैं लूँगा और इसी बात के साथ मैं आज की अपनी क्लास और अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा आपके साथ नई क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में सोचते रहिए और उसके लिए काम करते रहिए। तो मिलूँगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।